तो हेलो दोस्तों, रेनेगेड इमॉर्टल के एक और जबरदस्त नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्काई डीमन कंट्री और फायर डीमन कंट्री के बीच वॉर स्टार्ट हो गई थी और वांग लिन ने सोल रिफाइनिंग ट्राइब को फायर डीमन कंट्री में शिफ्ट कर दिया था। वही सोल रिफाइनिंग ट्राइब लगातार ग्रो करती रही और वांग लिन ने अपने स्टोरेज बैग से याओ जिक्स्यू को बाहर निकाल लिया था। याओ सिक्शुए ने दांत भींचे और वांग लिन से कहा कि तुम असल में सोच क्या रहे हो। पिछले 10 सालों में मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। अब तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? अब नॉवल में आगे। पिछले 10 सालों में वांग लिन ने टावर के अंदर याओ शिक्सुए से कई बार पूछताछ की थी। याओ जिक्स्यू के दिल में वांग लिन के लिए नफरत बहुत गहराई में दब चुकी थी, लेकिन उसी के साथ याओ जिक्स्यू वांग लिन के तरीकों से पूरी तरह डर भी चुकी थी। वांग लिन ने उसके माइंड में जबरदस्ती एक क्रैक खोल दिया था। यह क्रैक तब खुला था जब याओ जिक्स्यू ने वांग लिन को ब्लड सोल पिल यूज करने का तरीका बताया था। एक बार यह क्रैक ओपनिंग बन जाने के बाद याओ जिक्स्यू लगभग वांग लिन के मेथड्स के सामने टूट चुकी थी। भले ही याओ जिक्स्यू ने सब कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी कई सीक्रेट्स याओ जिक्स्यू से निकल ही गए थे। तभी वांग लिन ने याओ जिक्स्यू से पूछा, तुमने कहा था कि वह केव एक सेलेस्टियल एम्परर ने छोड़ी थी और यहाँ कुल 4 केव्स हैं। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? यह सुनकर याओ चिक्सुए ने अपने निचले होंठ को दांतों से दबाया और वह अब भी इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं थी। तभी वांग लिन की आंखों में हल्की रोशनी चमकी और वांग लिन ने याओ जिक्स्यू को धीरे से कहा, तुम 20 साल से ज्यादा समय से मेरे हाथों में हो। क्या तुम सच में अपनी फ्रीडम नहीं चाहती? अगर तुम सब कुछ बता दोगी तो डीमन स्पिरिट लैंड छोड़ने के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। वांग लिन की आवाज में हल्की डेविलिश एनर्जी घुली हुई थी। यह एक छोटा सा स्पेल था जो वांग लिन ने स्कैटर्ड डेविल पर 10 साल तक इम्प्रिंट इंग्रेव करते समय सीखा था। याओ सिक्सुए ने हल्की सांस ली और धीरे से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने डाओ हार्ट पर कसम खानी होगी कि डीमन स्पिरिट लैंड छोड़ते ही तुम मुझे जाने दोगे। यह सुनकर वांग लिन ने ठंडी आवाज में याओ जिक्स्यू से कहा, तुम्हारे पास अभी कंडीशंस रखने की क्वालिफिकेशन नहीं है और मैं जो प्रॉमिस करता हूँ उसे निभाता हूँ। बोलो, तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस है और अगर नहीं बोली तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए सील कर दूंगा। वांग लिन की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें गहरी कोल्ड किलिंग इंटेंट छुपी हुई थी। याओ जिक्स्यू ने अपने बालों से खेलते हुए वांग लिन को देखा और काफी देर बाद याओ जिक्स्यू ने धीमी आवाज में कहा, मेरे फादर ने मुझे तुमसे दुश्मनी न लेने की वार्निंग दी थी। मुझे बहुत हैरानी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे फादर तुम्हें कैसे जानते हैं। उस समय तुम सिर्फ एक छोटा कल्टीवेटर थे। भले ही तुम ऑल सीयर के डिसाइपल थे, लेकिन मेरे फादर को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी कल्टीवेशन, तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस मेरे फादर का ध्यान खींचने लायक नहीं थी और इसी वजह से मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मुझे थोड़ा समझ आ रहा है कि मेरे फादर तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों बोले थे। यह सुनकर वांग लिन का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला और वह ठंडी नजर से याओ जिक्स्यू को देखता रहा। तभी याओ जिक्स्यू ने एक लंबी सांस छोड़ी और आगे कहा, यह मेरे फादर ही थे जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ कुल 4 केव्स हैं। उस समय जब मेरे फादर लिंग तियानहू, ऑल सीयर और बाकी लोग डीमन स्पिरिट लैंड आए थे तो उन्होंने यहाँ एक सीक्रेट डिस्कवर किया था। यह सुनकर वांग लिन की आंखें सिकुड़ गईं और वांग लिन ने शांति से पूछा, कौन सा सीक्रेट? तभी याओ जिक्स्यू ने जवाब दिया, ये पूरा डीमन स्पिरिट लैंड असल में खुद एक केव है। मुझे यकीन है कि तुमने भी इसका अंदाजा लगा लिया होगा। मैं तुम्हें साफ बता सकती हूँ, ये डीमन स्पिरिट लैंड एक केव है और ये केव अनइमेजिनेबल लेवल तक बड़ी है। लेकिन यहाँ ऐसी सिर्फ एक केव नहीं है, कुल 5 केव्स हैं, जिनमें 4 फेक केव्स और एक रियल केव है। ये सुनकर वांग लिन का एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदला और वांग लिन ने याओ जिक्स्यू को धीरे से कहा, मुझे लगता है जिस केव में तुम मुझे लेकर गई थी वह एक फेक केव थी। याओ जिक्स्यू ने कड़वाहट के साथ सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह सच में एक फेक केव ही थी। तभी वांग लिन ने पूछा, वहां जाने का तुम्हारा पर्पस क्या था? याओ जिक्स्यू ने धीमी आवाज में कहा, फादर ने एक बार कहा था कि फेक केव के अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स, स्पिरिट लिक्विड और दूसरी चीजें हैं। अगर मैं उन्हें हासिल कर लेती तो वे मेरी कल्टीवेशन में बहुत मदद करती। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि याओ जिक्स्यू ने वांग लिन के चेहरे पर उभरी हुई स्नीयर देख ली। वांग लिन शांति से याओ जिक्स्यू को देखता रहा और वांग लिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वांग लिन की आंखों ने याओ जिक्स्यू के दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। काफी देर बाद याओ जिक्स्यू ने कड़वाहट से कहा, मैंने अभी तक जो भी कहा है वह सच है।
तुम इसे फ्यूचर में मुझे फ्री न करने का एक्सक्यूज मत बनाना। और तभी वांगलिन ने गंभीर स्वर में कहा, सच बोलने का अच्छा तरीका है? तुमने जो कहा शायद वही है जिस पर तुम खुद बिलीव करती हो, लेकिन मैंने यह नहीं पूछा था। और वांगलिन कहा, 4 फेक केव्स का रियल केव से क्या रिलेशन है? याओ जिक्स्यू ने फिर से सोचा, और फिर याओ जिक्स्यू ने एक लंबी सांस ली और कहा, छोड़ो, सच तो यह है कि वे 4 फेक केव्स असल में रियल केव के गेट्स हैं। यह सुनकर वांगलिन की आंखें सिकुड़ गईं और वांगलिन ने कहा, तुम्हारे फादर और बाकी लोगों ने जो सीक्रेट खोजा था वह इतना सिंपल नहीं हो सकता। तभी याओ जिक्स्यू ने कहा, मुझे बस इतना पता है कि फादर ने अंदाजा लगाया था कि उस केव के अंदर ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो किसी को थर्ड स्टेप में प्रवेश करने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि वह केव सेलेस्टियल रेल्म के कोलैप्स से पहले नंबर 1 सेलेस्टियल एम्परर चिंगलिन की थी। याओ जिक्स्यू ने आगे कहा, सेलेस्टियल एम्परर चिंगलिन सेलेस्टियल रेल्म का सबसे पावरफुल व्यक्ति था। रूमर है कि जब सेलेस्टियल रेल्म कोलैप्स हुआ तो सेलेस्टियल एम्परर चिंगलिन मरा नहीं, उसने एक भयानक बैटल लड़ी और इंजर्ड हालत में एस्केप कर गया। फिर याओ जिक्स्यू ने आगे कहा, फादर और बाकी लोगों ने जो सीक्रेट खोजा था वह यह था कि सेलेस्टियल एम्परर चिंगलिन की ऑरा फाइनल केव के अंदर क्लोज डोर कल्टीवेशन में है। उन्होंने यह कैसे पता लगाया मुझे नहीं मालूम, इसलिए इस बारे में मुझसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। इतना कहने के बाद याओ जिक्स्यू ने वांगलिन की तरफ देखा। जब याओ जिक्स्यू ने पहली बार यह सब सुना था तो उसका शॉक ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल था। अब भी यह बात याद करते ही याओ जिक्स्यू का दिल लगातार कांपने लगा और वांगलिन की मेंटल स्ट्रेंथ को देखते हुए याओ जिक्स्यू यह देखना चाहती थी कि इस एक्सप्लोसिव न्यूज को सुनकर वांगलिन का एक्सप्रेशन कैसा होगा। लेकिन याओ जिक्स्यू ने वही देखा, बिल्कुल अनचेंज्ड एक्सप्रेशन। वांगलिन के चेहरे पर जरा सी भी हलचल नहीं थी, बस वांगलिन की प्यूपल्स इतनी हल्की सी सिकुड़ी कि उन्हें नोटिस करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इन शब्दों ने वांगलिन के दिल के अंदर एक भयानक स्टॉर्म खड़ा कर दिया था। याओ जिक्स्यू की बातों पर वांगलिन ने 70% ही विश्वास किया, और यह इस वजह से नहीं था कि याओ जिक्स्यू ने बातें कितनी अच्छे से कही थीं, बल्कि इस वजह से था कि याओ जिक्स्यू ने 2 शब्द बोले थे, छिंगलिन। वांगलिन कभी नहीं भूल सकता कि पहली बार याओ जिक्स्यू के साथ केव में जाने पर वांगलिन ने क्या देखा था। वांगलिन ने लाइफ सील्स को एक साथ स्टैक किया था ताकि वॉइड से आती हुई आवाज को सुन सके, और तभी आवाज आई, मैं चिंगलिन हूँ। वांगलिन ने यह सीन देखकर कहा, यह कैसी केव है? यहाँ एंशिएंट डीमंस हैं और एक स्कैटर्ड डेविल भी है, और एंशिएंट डीमन को किसी ने 9 हिस्सों में बांट दिया था, इसलिए वह फिर से फ्यूज नहीं हो सकता। स्कैटर्ड डेविल्स के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन उसकी बातों से इतना समझ आया कि वह एक एंशिएंट डेविल के अधीन था। तो क्या यह डीमन स्पिरिट लैंड भी किसी एंशिएंट डेविल से जुड़ा हुआ है? जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वांगलिन को मिल रही थी, उतना ही उसे लग रहा था कि उसके सामने एक घना फॉग है जिसे वह फाड़ नहीं पा रहा। वांगलिन ने शांति से याओ जिक्स्यू को देखा और कहा, उस समय 4 फेक केव्स उन लोगों के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई थी? याओ जिक्स्यू ने कहा, ऑल सियर और लिंग तियानहाओ ने एक-एक केव ली थी और एक केव क्लाउड सेलेस्टियल कपल के पास गई थी। उस समय फादर की कल्टीवेशन इतनी नहीं थी कि वह उन चारों से फेक केव्स के लिए लड़ सके, लेकिन मेरे फादर की लक अच्छी थी और इसलिए वह इस केव के एग्जिस्टेंस को खोज सका, और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। असल में फादर को छोड़कर बाकी सभी अब भी यही मानते हैं कि यहाँ 3 फेक केव्स और एक रियल केव है, क्लाउड सेलेस्टियल कपल। ये नाम वांगलिन ने पहली बार सुना था, इसलिए वांगलिन ने याओ जिक्स्यू से पूछा, क्लाउड सेलेस्टियल कपल? तभी याओ जिक्स्यू ने वांगलिन को कहा, क्लाउड सेलेस्टियल कपल हजारों साल पहले बहुत फेमस थे। उन्होंने बाकी लोगों की तरह इस जगह को नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी फेक केव के अंदर ही कल्टीवेट करने का फैसला किया। इसी वजह से बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता है, और मैंने भी उनके बारे में सिर्फ अपने फादर से ही सुना था। यह कहते समय याओ जिक्स्यू की आंखों में एनवी और मेलनकॉली की हल्की सी झलक उभर आई। जब याओ जिक्स्यू ने इस कपल के बारे में सुना था, तब वह अपनी यूथ के दौर से गुजर रही थी। आज भी याओ जिक्स्यू के दिल के किसी कोने में उस समय का एक छोटा सा सपना बचा हुआ था। अब याद करते हुए याओ जिक्स्यू को अपने आप मेलनकॉली महसूस होने लगी। वांगलिन कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक वांगलिन की आंखों में चमक आई और वांगलिन ने याओ जिक्स्यू को कहा, तुम्हारे फादर ब्लड एंसेस्टर बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। ये सुनते ही याओ जिक्स्यू का दिल जोर से कांप गया, लेकिन उसके चेहरे पर सरप्राइज दिखा और याओ जिक्स्यू ने वांगलिन को कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। याओ जिक्स्यू का एक्सप्रेशन बिल्कुल नेचुरल था और कोई क्लू नहीं दे रहा था।
तभी वांगलिन ने काल्म और डीप आवाज में याओ जिक्स्यू को कहा, इन हजारों सालों में डीमन स्पिरिट लैंड अनगिनत बार खुल चुका है। मुझे नहीं पता तुम यहाँ कितनी बार आई हो, लेकिन ब्लड एंसेस्टर की एबिलिटी के साथ तुम्हारी लाइफ एक्सटेंड करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो यही वह समय है जब तुम्हें इस केव में जरूर एंटर करना था, भले ही किसी आउटसाइडर को इसका पता चल जाए। अगर इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं होता तो तुम इतनी एंग्शियस नहीं होती। वांगलिन ने आगे याओ जिक्स्यू को कहा, मुझे लगता है इन हजारों सालों में किसी वजह से तुम्हारे फादर ब्लड एंसेस्टर खुद यहाँ एंटर नहीं कर पाए, इसीलिए तुम आई। तुम बहुत डेस्परेट थी कि केव में एंटर करने का राइट हासिल कर सको, क्योंकि तुम अपने फादर के आने की तैयारी कर रही थी। वांगलिन ने ये सारी बातें बहुत शांति से एक एक करके कह दी। याओ जिक्स्यू काफी देर तक वांगलिन को देखती रही, फिर वो मुस्कुराई और सिर हिलाया, और याओ जिक्स्यू ने वांगलिन को कहा, तुम बहुत स्मार्ट हो। हाँ, ये सही है, मेरे फादर बहुत जल्द आने वाले हैं, और सिर्फ मेरे फादर ही नहीं, मुझे डर है कि तुम्हारे टीचर ऑल सियर, दालू सोर्ड सेक्ट के लिंग त्यनहू और त्यनयुन प्लैनेट के कई ओल्ड मॉन्स्टर्स भी बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। ये सुनकर वांगलिन ने आंखें बंद कर लीं, बस हल्की सी दरार खुली रखी, और वांगलिन ने याओ जिक्स्यू से कहा, क्या ये उस गोल्डन टोकन की वजह से है जो टाइड के दौरान प्रकट हुआ था? यह सुनकर याओ जिक्स्यू की नजरों में शौक साफ दिखा, और इसी पल याओ जिक्स्यू को सच में समझ आया कि वांगलिन कितना टेरिफाइंग है। याओ जिक्स्यू ने मन ही मन सोचा, ये इंसान बहुत ज्यादा चालाक है। इसके सवाल सिंपल लगते हैं, लेकिन जैसे ही मैं जवाब देती हूँ, मैं खुद उसके कैलकुलेशंस में फंस जाती हूँ। स्टेप बाय स्टेप बिना जाने ही मैंने इसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसे दे दी, और अब अगर मैं झूठ बोलूं तो ये तुरंत पकड़ लेगा। ये इंसान सच में बहुत डरावना है। याओ जिक्स्यू को नहीं पता था कि वांगलिन के रिस्ट्रिक्शन कल्टीवेशन की वजह से उसके दिमाग में डिडक्शन 10 गुना 100 गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चल रही थी। याओ जिक्स्यू के साथ हुई ये बातचीत वांगलिन के लिए कुछ खास भी नहीं थी। वांगलिन को याओ जिक्स्यू के बोलने से डर नहीं था। जब तक वो बोलती रहती, वांगलिन उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के तरीके रखता था, जिससे वांगलिन को डर था वो ये कि याओ जिक्स्यू बिल्कुल चुप हो जाए। तभी याओ जिक्स्यू ने सिर झुका लिया। वो सबकॉन्शियसली वांगलिन की आंखों से बचने लगी। याओ जिक्स्यू ने वांगलिन को कहा, उस टोकन को चिंगलिन सेलेस्टियल टोकन कहा जाता है। ये फेक केव से रियल केव का दरवाजा खोलने की की है। इस की के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। याओ जिक्स्यू ने आगे वांगलिन को कहा, लेकिन रियल केव का दरवाजा खोलने के लिए चारों टोकन्स का एक साथ एक्टिवेट होना जरूरी है। चारों फेक केव्स को एक साथ ओपन करना होगा, और एक भी टोकन मिसिंग नहीं होना चाहिए। तभी वांगलिन ने याओ जिक्स्यू से पूछा, मतलब ऑल सियर और बाकी लोग अब भी यही मानते हैं कि 3 टोकन्स काफी हैं? सिर्फ तुम्हारे फादर ब्लड एंसेस्टर को ही पता है कि 3 टोकन्स इनफ नहीं है। क्या ऐसा ही है? याओ जिक्स्यू ने थोड़ा सोचा और सिर हिला दिया। फिर वांगलिन ने खुद से कहा, ब्लड एंसेस्टर सच में बहुत चालाक है। जब तक फेक केव उसके हाथ में है, भले ही ब्लड एंसेस्टर के पास टोकन ना हो, लेकिन इनिशिएटिव उसी के पास रहेगा। अगर वो सही तरह से मैनेज करे तो जैसे ही चौथा टोकन प्रकट होगा, ब्लड एंसेस्टर के पास नेचुरली रियल केव में जाने की क्वालिफिकेशन होगी। वांगलिन की आंखों में फिर से चमक आई, और वांगलिन ने याओ जिक्स्यू से पूछा, ये टोकन इस जगह में खींचने के बाद कहाँ प्रकट होगा? याओ जिक्स्यू ने थोड़ी हेजिटेशन दिखाई। फिर याओ जिक्स्यू ने वांगलिन को कहा, टाइडल एबिस में। उसका एंट्रेंस फायर डीमन कंट्री के अंदर है। इसके बाद वांगलिन ने कोई सवाल नहीं किया, और वांगलिन ने हाथ बढ़ाया और याओ जिक्स्यू को फिर से सील कर दिया और उसे स्टोरेज बैग में वापस डाल दिया। अब टावर के अंदर सिर्फ वांगलिन अकेला था। वांगलिन की आंखों में डिमोनिक ग्लो चमक रहा था, और वांगलिन ने खुद से कहा, तो डीमन स्पिरिट लैंड में ऐसा सीक्रेट छुपा था। इन ओल्ड मास्टर्स के सामने मेरी कल्टीवेशन बहुत लो है, लेकिन ऑल सियर ने मुझे इस डीमन स्पिरिट लैंड में भेजने पर इतना जोर क्यों दिया था? वांगलिन गहराई से सोचने लगा। जितना ज्यादा समय वह डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर बिताता जा रहा था, उतना ही सब कुछ स्ट्रेंज होता जा रहा था। पहले होंगलोंग की पेंटिंग, फिर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले 2 मोफेई, और आखिर में वो बड़ा स्कैटर्ड डेविल जो लिंग तियनहू से बेहद मिलता जुलता था। वांगलिन की आंखों में हलचल आई। वांगलिन ने खुद से कहा, ऑल सियर हेवेंस की विल को परस्यू करता है। अगर ऑल सियर ने जोर देकर मुझे यहाँ भेजा है, तो उसके पीछे जरूर ऑल सियर के अपने मोटिव्स होंगे। और जब मैं तियनयुन प्लैनेट पर था, तब बाईवे ने एक बात पॉइंट आउट की थी, पिछले 10,000 सालों में ऑल सियर के ज्यादातर डिसाइपल्स गायब हो चुके हैं। मुझे बस ये नहीं पता कि उन सीनियर्स का गायब होना इस डीमन स्पिरिट लैंड से जुड़ा है या नहीं। तभी वांगलिन ने अपना स्टोरेज बैग को छुआ और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। तभी वांगलिन ने मन में सोचा, जब तक मैं स्ट्रांग हूँ,
चाहे ये जगह कितनी भी स्ट्रेंज क्यों ना हो, ये मेरी डाओ हार्ट को अफेक्ट नहीं कर सकती। तभी वांगलिन ने आंखें बंद कर लीं और वांगलिन की ओरिजिन सोल स्कैटर्ड डेविल पर अपना इम्प्रिंट इंग्रेव करती रही। वांगलिन डेविल की सोल के और अंदर तक इस इम्प्रिंट को गहराई से इंग्रेव करता गया, अपना कंट्रोल और ज्यादा सॉलिड करता हुआ। इसके अलावा सोल रिफाइनिंग ट्राइब के ग्रो करने के साथ और ज्यादा लोग सोल रिफाइनिंग स्पेल कल्टीवेट करने लगे। ये जगह एक एंशिएंट बैटल ग्राउंड थी, इसलिए यहाँ बड़ी मात्रा में सोल फ्रैगमेंट्स मौजूद थे। हालांकि ज्यादातर फ्रैगमेंट्स जमीन के डीप अंदर दबे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे सोल रिफाइनिंग ट्राइब में लोग बढ़ते गए, लोगों ने बड़े बड़े गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। इन होल्स के अंदर कल्टीवेट करना सोल रिफाइनिंग स्पेल का एक यूनिक तरीका बन गया। ये सोल रिफाइनिंग स्पेल कल्टीवेट करने का सिर्फ एक तरीका था। दूसरा तरीका था फायर डेमन कंट्री जाकर मरे हुए डेमन सोल्जर्स की सोल्स अब्सॉर्ब करना। हालांकि वहां जाने की क्वालिफिकेशन सिर्फ उन्हीं को थी जिनकी कल्चरेशन में कुछ सक्सेस हो चुकी थी। जो कोई भी खुद से जाना चाहता था, उसे पहले उयंग हुआ द्वारा पर्सनली असेस किया जाता था और परमिशन मिलने के बाद ही जाने दिया जाता था। सोल रिफाइनिंग ट्राइब बहुत तेजी से स्ट्रांग होता जा रहा था। इस तरह की ग्रोथ रोज देखने को नहीं मिलती। पूरा ट्राइब एक कोकून की तरह था जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर रहा था। जब ये यंग बटरफ्लाई कोकून से बाहर निकलेगी तो 9 कंट्रीज को हिला देगी। ट्राइब के लोगों के दिमाग में सेंटर में खड़ा टावर उनका होली ग्राउंड था। वो ऐसी जगह थी जिसे कंटेमिनेट करना इम्पॉसिबल था, जैसे वहां गॉड्स रहते हों। और वांगलिन, जो 10 सालों से बाहर नहीं आया था, वो उनका एंसेस्टर था, उनका गार्डियन था। हर दिन स्कैटर्ड डेविल के इम्प्रिंट को स्ट्रॉन्ग करने के अलावा वांगलिन काउंटलेस रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करता और उन्हें रिस्ट्रिक्शन फ्लैग पर इंग्रेव करता। इन 10 सालों में वांगलिन ने और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डिड्यूस किए और धीरे धीरे वह 9,999 सेट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के करीब पहुंच गया। 1 बिलियन सोल फ्लैग काफी पहले ही वांगलिन द्वारा रिलीज कर दिया गया था। 100 मिलियन सोल फ्रेगमेंट सोल रिफाइनिंग ट्राइब के ऊपर आसमान को ढक चुके थे। दिन भर सोल फ्रेगमेंट की वेलिंग सुनाई देती रहती थी और यही सोल रिफाइनिंग ट्राइब का यूनिक सिंबल बन चुका था। वांगलिन ने गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट के 5 सील्स पर भी काफी समय लगाया। जब वांगलिन मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन में था, वह बेयरली फर्स्ट सील रिलीज कर पाता था। अब असेंडेंट स्टेज में पहुंचने के बाद वह फर्स्ट सील कंफर्टेबली एक्टिवेट कर सकता था। लेकिन वांगलिन के लिए यह इनफ नहीं था। वह सेकंड सील रिलीज करना चाहता था। फर्स्ट सील रिलीज होने के बाद गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट पीक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को थ्रेटन कर सकता था। लेकिन सेकंड सील के मामले में वांगलिन ने सिर्फ डिवाइन सेंस से स्कैन किया और तुरंत लाइटनिंग की स्ट्रैंड्स प्रकट हो गईं। वो वांगलिन की डिवाइन सेंस का पीछा करती हुई सील के बाहर तक आ गईं। वांगलिन पहले से प्रिपेयर्ड था और वांगलिन ने अपने शरीर की सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट की और कुछ ही ब्रेथ्स में पूरी लाइटनिंग को इरेज कर दिया। इस लाइटनिंग के जरिए वांगलिन ने जज किया कि अगर सेकंड सील रिमूव हो गया तो ये बीस्ट एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाएगा और बहुत पॉसिबल है कि सेकंड सील स्पिरिट बीस्ट की लाइटनिंग पावर को सील कर रहा हो। ये मानना पड़ेगा कि गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट सेलेस्टियल रेल्म से आया हुआ ट्रेजर था। जिसने इसे क्रिएट किया था, उसने कहा था कि ये बेहद पावरफुल वेपन है। हालांकि गॉड स्लेइंग नाम एरोगेंट लगता है, लेकिन सैकड़ों साल इसे इस्तेमाल करने के बाद भले ही वांगलिन इसकी पावर पर पूरी तरह बिलीव न करता हो, फिर भी वह 30% तक बिलीव करता था। जब वांगलिन को पता चला कि सेकंड सील रिलीज होने पर ये बीस्ट लाइटनिंग पावर गेन करेगा, तो सेकंड सील में वांगलिन की इंटरेस्ट और भी बढ़ गई। ब्लैक टावर के नीचे मौजूद उस बूढ़े आदमी ने जो विंड, रेन, थंडर, लाइटनिंग स्पेल इस्तेमाल किया था, वो बेहद पावरफुल था। जब भी वांगलिन उसके बारे में सोचता तो वांगलिन का दिल कांप जाता। उस स्पेल का सबसे टेरिफाइंग हिस्सा ब्लैक लाइटनिंग था। उसके बिना उस स्पेल की पावर बहुत ज्यादा वीकन हो जाती। वांगलिन को सेकंड सील ओपन करने का पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन लाइटनिंग को एनालाइज करने के बाद वांगलिन ने पता लगाया कि जैसे ही सेकंड सील खुलेगा तो बीस्ट की स्ट्रेंथ की वजह से बीस्ट ट्रैप कोलैप्स हो जाएगा। और यह बीस्ट ट्रैप वांगलिन को 2 शी के अंडर एक एंशिएंट कल्टीवेटर ने दिया था। हेल्प करने की पेमेंट के तौर पर पिछले कई 100 सालों में यह आइटम वांगलिन के लिए बेहद यूजफुल रहा था, खासकर गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट के मामले में। इसने वांगलिन को तब भी गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट इस्तेमाल करने दिया जब वांगलिन की कल्टीवेशन लेवल इनफ नहीं थी। लेकिन अब वांगलिन की कल्टीवेशन लेवल बढ़ चुकी थी और सील्स भी ज्यादा ओपन हो चुके थे। अब यह आइटम स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल करने के काबिल नहीं रहा। वांगलिन ने थोड़ी देर पॉन्डर किया और फिर वांगलिन ने अपना स्टोरेज बैग थपथपाया और बीस्ट ट्रैप वांगलिन के सामने उड़कर आ गया। उस ब्रेसलेट पर काउंटलेस एंशिएंट सिंबल्स बने हुए थे
और एंशंट बीस्ट्स की कार्विंग्स भी थीं। साथ ही बीस्ट के पहले बैकलैश से बनी कुछ सटल क्रैक्स भी दिखाई दे रही थीं। बीस्ट ट्रैप को देखते हुए वांग लिन की आंखों में हेजिटेशन दिखाई दी। इस बीस्ट ट्रैप की मदद के बिना वांग लिन को अपनी ही स्ट्रेंथ से स्पिरिट बीस्ट को पूरी तरह सबड्यू करना पड़ेगा। उसे क्रिएटर द्वारा छोड़े गए मेथड को फॉलो करके इनहेरिटेंस कंप्लीट करनी होगी, वरना यह ट्रेजर यूजलेस हो जाएगा। वांग लिन की आंखों में डिसाइसिवनेस चमकी। तभी वांग लिन ने बीस्ट ट्रैप को पकड़ा और खड़ा हो गया और वांग लिन टावर के अंदर से गायब हुआ और सोल रिफाइनिंग ट्राइब से 5000 किलोमीटर दूर रीअपियर हुआ। यह जगह एक प्लेन थी और पूरी तरह डिजर्टेड थी। वांग लिन ने ब्रेसलेट को जमीन पर फेंका, सील फॉर्म किया और उस पर पॉइंट किया। ब्रेसलेट से ब्लैक लाइट निकली और वह गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट में बदल गया। कांटों से ढका हुआ फेरोशियस वॉर चैरियट प्रकट हुआ और एक पावरफुल लाइट इमिट करने लगा। उसी समय स्पिरिट बीस्ट भी प्रकट हुआ। उसका 1000 फीट ऊंचा शरीर एक छोटे माउंटेन जैसा लग रहा था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसकी लाल आंखें फियर्सली वांग लिन को घूरने लगीं। उसने एक अनयील्डिंग रोर छोड़ा जिससे हेवन और अर्थ कांप उठे। रोर के साथ ही वह अचानक वांग लिन की तरफ चार्ज कर गया, मानो एक छोटा माउंटेन उस पर क्रैश कर रहा हो। स्पेस टेयरिंग की आवाजें गूंजने लगीं। वांग लिन का एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल था। वांग लिन ने कैजुअली अपना राइट हैंड आगे पुश किया। ऐसा लगा जैसे स्काई से एक जायंट हैंड उतर आई हो। एक थंडरस रोर के साथ स्पिरिट बीस्ट का विशाल शरीर जमीन पर दबा दिया गया। डस्ट चारों तरफ रिंग की तरह फैल गई। पूरी धरती हिल उठी। तभी स्पिरिट बीस्ट ने सिर उठाया और उसकी आंखों में स्ट्रगल की इंटेंट भरी हुई थी। स्पिरिट बीस्ट ने वांग लिन को घूरते हुए फियर्स रोर छोड़ा। उसकी अनयील्डिंग ऑरा पूरी तरह एक्सप्लोड हो गई। वांग लिन ने स्पिरिट बीस्ट को काल्मली देखा। उस समय का वांग लिन इस स्पिरिट बीस्ट का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन अब वांग लिन इसे इतनी आसानी से सप्रेस कर रहा था कि बीस्ट हिल भी नहीं पा रहा था। वांग लिन का राइट हैंड दूर से ही बीस्ट को दबाए हुए था। वांग लिन ने अपनी जीभ का सिरा काटा। ब्लड ड्रॉप निकला। फिर उसने स्काई में स्लोली ड्रॉ करना शुरू किया। एक ब्लड सिंबल धीरे धीरे कंडेंस होने लगा। यह सिंबल गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट के क्रिएटर द्वारा छोड़ा गया था। ऐसे कुल 7 सिंबल्स थे और जब सारे 7 प्लेस हो जाते तो चैरियट ट्रूली अपने ओनर को रिकॉग्नाइज कर लेता। हालांकि इन 7 में से 2 सिंबल्स सिर्फ तब यूज किए जाने थे जब 4th सील रिलीज हो। तभी ब्लड सिंबल कंप्लीट होने के बाद वांग लिन ने उसे फ्लिक किया। वह ब्लड लाइट की एक रे बन गया और सीधे जमीन पर स्ट्रगल कर रहे बीस्ट की तरफ उड़ गया। ब्लड सिंबल बीस्ट की आईब्राउज के बीच जा गिरा और स्पिरिट बीस्ट का शरीर वायलेंटली कांप उठा, जैसे वह एक्सट्रीम पेन में हो। उसने क्रेज्ड रोर छोड़ा और ज्यादा स्ट्रगल करने लगा। वांग लिन की आंखों में हलचल आई और वांग लिन ने अपना राइट हैंड लूसन कर दिया और जैसे ही बीस्ट को फ्रीडम मिली, उसने तुरंत वांग लिन को घूरा और उसने लगातार रोर्स छोड़े और उस बीस्ट की आंखों में अनयील्डिंग नेचर और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। वांग लिन ने स्पिरिट बीस्ट को कोल्ड एक्सप्रेशन से देखा और फिर वांग लिन ने सील बनाया और वांग लिन के हाथ से बने सील से ब्लैक लाइट निकली और वांग लिन ने स्पिरिट बीस्ट की तरफ देखते हुए कहा, फर्स्ट सील ओपन। ब्लैक लाइट सिंबल के साथ उड़ती हुई स्पिरिट बीस्ट पर जा गिरी। क्रैकलिंग की आवाजें गूंज उठीं और उसके शरीर से अचानक एक टेरिफाइंग ऑरा फूट पड़ी। इसी पल स्पिरिट बीस्ट खड़ा हुआ। उस स्पिरिट बीस्ट ने अपना ब्लडी माउथ खोला जो मानो पूरी दुनिया निगल सकता था और वह स्पिरिट बीस्ट सीधा वांग लिन की तरफ रश कर गया। वांग लिन का शरीर हिला तक नहीं और वांग लिन ने एक बार फिर अपना राइट हैंड उठाया और कैजुअली वेव कर दिया। तभी एक वायलेंट गस्ट ऑफ विंड पैदा हुआ जो पाल्म का शेप लेकर स्पिरिट बीस्ट पर टूट पड़ा और एक जोरदार बैंग हुआ और इम्पैक्ट से बीस्ट का विशाल मुंह चकनाचूर हो गया और बीस्ट तुरंत पीछे हट गया। पीछे हटते हुए उस स्पिरिट बीस्ट का शरीर ब्लैक गैस की स्ट्रैंड्स में बदल गया जो हर डायरेक्शन में फैल गईं और पागलों की तरह वांग लिन पर चार्ज करने लगी। तभी वांग लिन के दोनों हाथ एम्प्टी एयर में ड्रॉ करने लगे और फिर वांग लिन के हाथों में 2 ब्लड सिंबल्स प्रकट हुए। इसी समय लगभग सारी ब्लैक लाइट वांग लिन के शरीर में घुस गई और सीधा वांग लिन की ओरिजिन सोल की तरफ रश कर गई। वांग लिन ने एक स्नीयर दिखाया और वांग लिन की आंखों से गोल्डन लाइट चमक उठी। तभी वांग लिन ने जोर से रोर करते हुए कहा, ओरिजिन सोल लीव। वांग लिन की आंखें डल हो गईं और वांग लिन की ओरिजिन सोल शरीर से बाहर निकल आई। ओरिजिन सोल ने स्पिरिट बीस्ट की गर्दन पकड़ ली और दोनों ब्लड सिंबल्स तेजी से उड़कर आए और वांग लिन की ओरिजिन सोल के लेफ्ट हैंड में आ गए। वांग लिन ने दोनों सिंबल्स स्पिरिट बीस्ट की आईब्राउज के बीच प्रेस कर दिए। स्पिरिट बीस्ट का शरीर वायलेंटली कांप उठा और उससे पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा एक्सप्लोड हो गई।
इस बार वह अनएक्सपेक्टेड तरीके से वांग लिन की ओरिजिन सोल से फ्री हो गया और वांग लिन की ओरिजिन सोल वापस उसके शरीर में लौट आई। वांग लिन की आंखें खुली और वांग लिन ने स्पिरिट बीस्ट को देखा। इसी समय वांग लिन से अनगिनत किलोमीटर्स दूर फायर डीमन कंट्री और गोल्डन डीमन कंट्री की बॉर्डर पर यह जगह एक विशाल माउंटेन रेंज थी। साल भर इस जगह पर मियास्मा छाया रहता था। इसी वजह से यह जगह किसी भी डीमन कंट्री के कंट्रोल में नहीं थी। मियास्मा के डीप अंदर एक वाइट सिटी मौजूद थी। सटीक कहें तो यह एक कासल था जिसे 100 फीट ऊंची वाइट स्टोन वॉल्स ने घेर रखा था। कासल के अंदर से एक मिस्टीरियस ऑरा निकल रही थी। इसी समय एक ब्लैक शैडो तेजी से मियास्मा के अंदर उड़ता हुआ आया। एयर में फ्लोटिंग रहते हुए उसने एक घुटने पर बैठकर रिस्पेक्टफुली कहा। ब्लैक शैडो ने कासल की तरफ कहा, ग्रीटिंग्स एंसेस्टर, मैंने उस वांग लिन की लोकेशन खोज ली है जो 20 साल पहले स्काई डीमन कंट्री की कैपिटल से गायब हुआ था। कासल के अंदर कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक ईरी वॉइस बाहर आई। कैसल के अंदर मौजूद व्यक्ति ने ब्लैक शैडो से कहा, उसकी करंट कल्चरेशन लेवल क्या है? ब्लैक शैडो थोड़ा हेजिटेट हुआ। फिर उसने ब्लैक शैडो ने जवाब दिया, यह सबॉर्डिनेट कंफर्म नहीं कर पाया क्योंकि उस समय उसे पकड़ने भेजी गई टीम मारी जा चुकी थी। कोई इन्फॉर्मेशन वापस नहीं आ सकी, लेकिन सबॉर्डिनेट जानता है कि इस व्यक्ति को एंशिएंट डेमन बेलुओ का मैसेंजर अपॉइंट किया गया है। कैसल के अंदर से वही आवाज हंसते हुए बोली, एंशिएंट डेमन बेलुओ का मैसेंजर? हाँ हाँ, जिस पर इस बूढ़े आदमी की नजर पड़ी हो वह ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है? 3 यूनिट्स डिस्पैच करो और एक सेलेस्टियल गार्ड भी साथ भेजो। इस व्यक्ति को जिंदा पकड़ कर लाओ। ब्लैक शैडो ने तुरंत आदेश स्वीकार किया और गायब हो गया। कासल के अंदर एक छोटे कद का बूढ़ा बुदबुदाया, अगर इस वांग लिन को ठीक से ट्रेन किया जाए तो वह मेरे लिए एक और सेलेस्टियल गार्ड बन सकता है। उसकी कल्टीवेशन लेवल चाहे जितनी भी हो, जब तक वह असेंडेंट स्टेज तक नहीं पहुंचा, सेलेस्टियल गार्ड उसे पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।